आ जाए फर्स्ट लाइन से पढ़ा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू मंडे लिमिटेड। कुछ अर्से पहले हमने शायद क्वेश्चन किया था थर्सडे लिमिटेड, वेडनेसडे लिमिटेड। तो इंशाल्लाह ये हफ्ते के पूरे दिन पूरे होने हैं। जैसे जब हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे, जैसे ये सिलेबस कंप्लीट होना है, उसमें एक शायद ना आ सके, लेकिन बाकी हफ्ते के पूरे दिन, संडे भी आ गया तो कोई मसला नहीं, संडे वाला भी क्लास में इंशाल्लाह करना, या संडे वाला घर में करना। वैसे भी आज वेडनेसडे, और अगर हम मंडे की बात कर रहे हैं तो हम किसी भी दिन संडे की बात भी कर सकते हैं। मुझे पता वही कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, कोई टेंशन ना लें। बहरहाल फिलहाल मंडे लिमिटेड है। फुल कंसंट्रेट अब आपने करना शुरू कर दिया है। बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी 18। रिक्वायरमेंट में जाए, साल के शुरू की बहस हो रही है, ऐसे ही है सर। ऑफिस बिल्डिंग इक्विपमेंट, अमाउंट्स जहाँ है रुपीज इन मिलियंस है, ऊपर लिखा हुआ है कॉस्ट स्लैश रिवैल्यूड अमाउंट। जहाँ कॉस्ट मॉडल होगा वहाँ कॉस्ट है, और जहाँ रिवैल्यूएशन मॉडल है वहाँ रिवैल्यूड अमाउंट है। रिवैल्यूड अमाउंट किसे कहते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस दी हुई। रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू द ऑफिस बिल्डिंग एज एट 1 जनवरी 18 अमाउंटिंग टू रुपीज। इस सेंटेंस पे बड़ी बहस होनी है, सिंपल ट्रांसलेशन कर दें तो अंडरलाइन करके। क्या ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस है? आ गए आप? ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस 1 जनवरी 18। On 1 September 18, a new equipment was acquired by making a payment of rupees 70 million to a supplier. Exchange भी एक जमाने में पड़ी थी। An old equipment was given in exchange to the supplier. क्या लिया किसके बदले? The fair value of the old and the new equipment were assessed at 21 million and 93 million respectively. The old equipment had been acquired at a cost of rupees 40 million on 1st July 16, and the cost incurred on installing the new equipment amounting to rupees 5 million. आखिरी सेंटेंस जो भी हमने पढ़ा है, ये पढ़ के बताएं इसका क्या करना है। न्यू इक्विपमेंट की कॉस्ट में से ऐड कर देंगे, इसको एक सेकंड छोड़ दें। बाकी जो लाइनें पढ़ी आपने इसी पॉइंट में, वो पढ़े दोबारा ध्यान से, और मुझे आपने ये बताना है कि नया इक्विपमेंट किस अमाउंट पे डेबिट होना है। जब मैं पूछूंगा तब बताना। इग्नोरिंग 5, एंड वाला जो 5 है इसने डेफिनेटली कैपिटलाइज होना, इसको एक सेकंड छोड़ दें। इस 5 के अलावा जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जी ओपिनियन दें, कोई मसला नहीं, कोई गलत सही हो जाएगा इंशाल्लाह। 93 वाले कितने लोग हैं? 93 के अलावा अगर कोई कह रहे तो 70 वाला तो कोई भी नहीं होना चाहिए। 70 नहीं, 70 तो नहीं ना यार, 70 तो बड़ा बस पैसे दिए। क्या जितने पैसे दिए बस उसी पैसे? अच्छा मेरा क्वेश्चन अब जरा डिफरेंट हो गया हुआ, जरा सवाल सुन के जवाब दे जरा। हमने नए इक्विपमेंट के बदले दिया क्या और क्या है? ओल्ड इक्विपमेंट दिया है और 70 मिलियन कैश दिए। ओल्ड इक्विपमेंट कितने वाला दिए? 40 वाला दिए।
पेज नंबर ढूंढे 9। पेज नंबर 9 प्लीज सही रिवाइज करें चीजें, अब दोबारा ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ एक नई चीज है शायद, लेकिन जो आप लोगों ने बात की है वो तो पहले, ये बड़ा ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप ठीक करें, जस्ट एक मिनट। पेज नंबर 9 के नीचे टेस्ट क्वेश्चन में आ जाए, वो जरा ज्यादा बेहतर है। उसमें पॉइंट नंबर 2 पढ़े। नहीं बेटा ऐसा क्या आप सही रहे हैं लेकिन कर, बल्कि सॉरी बता सही रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। उसको छोड़ दें एक सेकंड, जस्ट जी सर। नहीं मेरा एक सेकंड, मेरे सवाल जरा, मेरा सारी बातें इंशाल्लाह बीच में आ रही हैं। आपने, अब मैं पेज नंबर 9 की बात कर रहा हूँ। बाय चेक कितने पैसे दिए? ओल्ड मशीन कितने वाली साथ दी है? नहीं बेटा 8,07,000 तो थी यार, 8,07,000 की कब थी? हाँ अगर आपने ये कहना कि हमने पूरी फिर बात करनी थी कि हमने 1 अप्रैल 2018 को वो मशीन जो 8,70,000 की आई थी वो दी है, लेकिन 1 अप्रैल को जब ये एक्सचेंज हुआ है तो ओल्ड मशीन कितने वाली दी है? नहीं 8,70,000 कॉस्ट वाली 8,70,000 की दी है, वो तो थी 870 की। आप क्या देखेंगे? नहीं ये WDV नहीं बेटा, ये प्लीज आती है, ये तो आप उस जमाने में भी कहते थे। इसको सबको छोड़ दें दोबारा प्लीज, पहले पहले फिजिकली किसी ऐसी शॉप पे चलते हैं जहां ये एक्सचेंज हो रहा हो। अगर हम ये वर्ड्स यूज करेंगे तो इसका मतलब है नॉन अकाउंटेंट अगर होगा वो तो एक्सचेंज ही नहीं कर सकता। इसका मतलब एक्सचेंज करने के लिए पहले अकाउंटेंट होना चाहिए, जो आपने वर्ड बोल रहे हैं उसके लिए तो अकाउंटेंट होना चाहिए। WDV पे एक्सचेंज करेंगे तो WDV किसी डॉक्टर बेचारे को क्या पता है, पहले अकाउंटेंट बनेगा तो फिर देखेंगे। प्लीज आप अपनी ओल्ड मशीन लेके गए होंगे, नई मशीन की कॉस्ट ढूंढना। 10,20,000 ये आपको किसने बताया? नहीं मतलब किसने बताया होगा, जिसकी क्या इक्विपमेंट है, जिसकी मशीन है उसने बताया, उसने कहा मेरी मशीन ये इतने की। फिर निगोशिएशन हुई, हमने पेमेंट कितनी की? 6,80,000। कैलकुलेटर पकड़े, हमने कितने कम दिए? 3,40,000। हमने क्यों कम दिया? क्योंकि हमने साथ पुरानी मशीन दी। उसने जब हमारी मशीन पुरानी देखी होगी, उसने उसकी मार्केट वैल्यू देखी होगी, तो मार्केट वैल्यू देख के ये डिसीजन हुआ होगा कि हमने 6,60,000 का चेक देना है, तो हमारी पुरानी मशीन की मार्केट वैल्यू क्या लगी होगी? 3,40,000। अच्छा मैंने ये क्यों बोला लगी होगी, क्या उसने बताया नहीं है? बताया नहीं है उसने, ये आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया है। अब इस डेटा में जो बुक पे पढ़ रहे हैं आप उसको अपने सामने रखें पेज 9 को, और बोर्ड से कंपेयर करें जरा। नहीं बोर्ड से कंपेयर करें, इस डेटा में और उस डेटा में क्या डिफरेंस है? क्या 70 मिलियन 6,60,000 की जगह सही है? सॉरी सही का मतलब वही है, वहां 6,60,000 जो है उसकी जगह यहाँ 70 मिलियन। वहां जो 93 है, यहाँ जो सॉरी यहाँ 93 है उसकी जगह वहां क्या है? 10,20,000। 10,20,000 93 की जगह वहां 10,20,000। यहाँ जो आगे जाके 40 है इस सवाल में, उसकी जगह वहां 870 है। यहाँ जो परचेज प्राइस 1 जुलाई है, वहां 1 सितंबर है। अगर हम गौर से देखें तो एक 21 मिलियन यहाँ एक इजाफी है क्या, जो वहां नहीं है। ओल्ड एसेट की भी एक मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू अलग बता रहा है, वहां बता नहीं रहा है, वहां कैलकुलेट हुई है। फॉर एग्जांपल एक सेकंड बोर्ड पे देखें, अगर ये यहाँ 21 मिलियन ना होता तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द न्यू इक्विपमेंट?
93, व्हाट इज द कैश पेड अगेंस्ट 70, बिल्कुल वही डाटा बन जाना था जो वहां है। 10,20,000 की जगह हमने 6,60,000 दिया है, तो बैलेंसिंग फिगर हम मार्केट वैल्यू खुद निकाल लेते, 23 मिलियन निकाल सकते थे, 23 मिलियन। वो 23 मिलियन फिर हम क्या समझते, मार्केट वैल्यू, लेकिन अब समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बता रहा है। अब लग ये रहा है, डिफरेंस क्लियर हो गया प्लीज? डिफरेंस क्या है उस डेटा और इस डेटा में? वहां मार्केट वैल्यू लहदा बता नहीं रहा था, पुराने एसेट की मार्केट वैल्यू बता नहीं रहा था, यहाँ पुराने एसेट की मार्केट वैल्यू बता रहा है। अभी मेरी बातें वैसे पूरी नहीं है, कंसंट्रेट कीजिएगा जरा। अगर ये 21 ना होता तो हम 93 माइनस 70 करके 23 मिलियन मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट अज्यूम कर लेते। लेकिन पूरी पिक्चर अब बेटा ये लग ये रहा है कि हमें अपना ये एसेट नया 93 का नहीं पड़ रहा, हमें 70 मिलियन कैश देना पड़ रहा है और 21 मिलियन मार्केट वैल्यू वाला ओल्ड इक्विपमेंट देना पड़ रहा है। लग रहा है कि हमें निगोशिएशन के रिजल्ट में तो 2 मिलियन की डिस्काउंट मिली हुई है। 70 क्या है, 21 क्या है, ये वो दो चीजें हैं जो हमारी गई हैं, ये दो चीजें हमारी गई हैं और इसके बदले में हमें 93 वाला एसेट 91 पे मिल रहा है। तो हम नया एसेट इस केस में कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, 93 पे या 91 पे? 93 पे कब करते? अगर ये 21 ना होता हम 23 ही को मार्केट वैल्यू समझ सकते थे और देयरफॉर हम 93 पे रिकॉर्ड करते, लेकिन अब 93 की बजाय 91 कैसे, 91 कैसे? हमारा 70 मिलियन कैश गया और हमारे से जो एसेट गया उसकी मार्केट वैल्यू 21 है, तो 91 टोटल हो जाएगा। डेफिनेटली नीचे जो 5 है ये फिर ऐड होके यकीनन टोटल 96 हो जाएगा। लेकिन इग्नोरिंग दैट 5, 91 समझ आता है? उस डेटा और इस डेटा में आप डिफरेंस बता दो। वहां ओल्ड की मार्केट वैल्यू नहीं थी, हमें खुद से अज्यूम करनी पड़ी डिफरेंस लेके, लेकिन यहाँ अगर गिवन है तो डेफिनेटली फिर वही गिवन उसकी मार्केट वैल्यू है और मार्केट वैल्यू 21 और कैश 70, मतलब फिर उसके बाद हम 91 को अपनी कॉस्ट समझेंगे क्योंकि हमें ये एसेट 93 का नहीं पड़ा। हमारा क्या क्या गया, 70 कैश, 21 मिलियन वाला एसेट, और उसके बदले में अगर हमें एसेट मिला है तो हमें ये एसेट मिला ही 91 पे। मैंने एक डिस्काउंट वर्ड बीच में बोला, वो समझ आता है, लेकिन गलत तरफ ना जाइएगा, ये निगोशिएशन पे डिस्काउंट है। एक और डिस्काउंट भी होती है जिसकी जरूरत हमें पड़नी है किस सबसे बाद, लेकिन वो दूसरी डिस्काउंट है। एक सेटलमेंट डिस्काउंट वर्ड शायद सुना आपने, वो अर्ली पैसे देने पे होती है। ये हमें शायद निगोशिएशन के रिजल्ट में जब हम शायद बहस कर रहे होंगे तो फाइनली हमने 70 मिलियन प्लस 21 मिलियन पे गेम कोई एग्री की हुई है, तो हम एसेट रिकॉर्ड ही कितने पे करेंगे, 91। यहां तक ठीक है प्लीज? ये ठीक है बेटा प्लीज? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 21 अगर पता चलता तो डेफिनेटली फिर हम क्या करते, 93 पे रिकॉर्ड करते और ओल्ड एसेट की मार्केट वैल्यू को 23 सॉरी सपोज अज्यूम करते। अब एक दूसरी गलती आपने जरूर करनी है, अल्लाह ना करे वैसे, डाटा दोबारा देखें, अब मेरा ख्याल आ जाए वापस। आप पेज नंबर कौन सा था ये बेटा परचेज पे प्रॉफिट लॉस नहीं होता, डिस्पोजल पे प्रॉफिट लॉस होता है। परचेज पे कुछ डिस्काउंट होती है और अगर निगोशिएशन डिस्काउंट हो तो वो परचेज प्राइस में से नेट हो जाती है। परचेजेस पे गेन लॉस नहीं, डिस्पोजल पे। अब मैं जरा दूसरी तरफ जा रहा हूं, डाटा ढूंढ के बताएं आपकी बुक्स में पुराने एसेट की अब डिस्पोजल रिकॉर्ड होनी है 1 सितंबर पे। 1 सितंबर पे अब क्या होना है, नया रिकॉर्ड होना है, पुराना डिस्पोज होना है। नया कितने पे रिकॉर्ड होना है, अब आपने सोच के बताना है पुराना किस पे क्रेडिट होना है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस एक वर्ड ना हो, जो आ रहा है आने दें, आने दें, लेकिन वो होना नहीं चाहिए। क्या हमारी बुक्स में जब एसेट क्रेडिट होगा एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल तो मार्केट वैल्यू पे क्रेडिट होगा या कॉस्ट या डब्ल्यूडीवी पे होगा? हमारी बुक्स में एसेट या कॉस्ट पे क्रेडिट होगा या डब्ल्यूडीवी पे।
मार्केट वैल्यू और WDV की बेस पे तो बेटा गेन लॉस निकलना है। या हमारी बुक्स में एसेट कॉस्ट पे होगा या WDV पे होगा। अगर कॉस्ट पे होगा तो 40 से क्रेडिट होना है, 40 से क्रेडिट होना है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने अलहदा डेबिट होना है। और अगर एसेट हमारी बुक्स में WDV पे है तो फिर हम 1 सितंबर की WDV कैलकुलेट करेंगे और ओल्ड एसेट को WDV पे क्रेडिट करेंगे। मार्केट वैल्यू पे कभी भी क्रेडिट नहीं करेंगे। मार्केट वैल्यू और WDV का डिफरेंस तो फिर गेन या लॉस बनना है। मेरी को बात समझ आई है सर? किसी के ज़हन में कोई डिस्पोजल आ रही है सर? इफ नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो एसेट WDV से क्रेडिट होता है, और इफ देयर इज अ सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मार्केट वैल्यू से क्रेडिट नहीं होता है, मार्केट वैल्यू से फिर कंपैरिजन होता है ताकि गेन लॉस कैलकुलेट हो सके। या एसेट किस अमाउंट पे आ रहा होगा हमारी बुक्स में, या WDV पे आ रहा होगा, और जिस पे वो आ रहा होगा हम बुक से निकाल देंगे। लेकिन अगर पैसे उससे कम ज्यादा आए हैं तो फिर गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल की इंशाल्लाह भी बहस कर लेते हैं। आप कुछ कह रहे थे? नहीं होगी बात प्लीज। बाकी इंशाल्लाह भी वर्किंग रहेगा तो बात को और आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आ रहे हैं, सॉरी 3 में। कुछ रीजनेबली बात समझ आ गया प्लीज? बाकी भी फिगर सॉल्व होंगी, प्लीज दोबारा पार्टिसिपेट करना। जानने स्टूडेंट साथ है? ये जज्बा चाहिए सर जी, मैंने आपसे कहा था ये मिक्स होकर चीजें आनी है और अब मिक्स होके ही आनी है। तो पुराने सारे कॉन्सेप्ट इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, करता भी रहा हूं, बार बार जब भी कहूं पिछला रिवाइज करें, मस्ट है, ताकि अगली चीजें करते हुए पिछला याद आ जाए और अप्लाई भी किया जा सके। नंबर 3 सर, बोरिंग कॉस्ट आ रही है सर। ऑन 1 जनवरी 18 करंट ईयर का स्टार्ट है, ML commenced construction of a manufacturing plant. The whole process of assembling and installation was completed on 31st October 18. However, the work was stopped from 16 to 31st August due to unexpected rains. अपना अपना सोचे दें। Total cost of 660 million incurred on the plant was paid as under. पेमेंट्स है ये, 1st, 2nd, 3rd, 4th पेमेंट्स दी हुई है 1 फरवरी से 1 दिसंबर तक। Plant was financed through a bank loan of rupees 500 million obtained on 1st March 18. The loan carries markup at the rate of surplus funds available from the loan are invested in a saving account at the rate of, sorry at the rate नहीं बताया, surplus funds available from loan were invested in a saving account and earned rupees, क्या सीधा ही बता गया, इन्वेस्टमेंट इनकम बता गया है, क्या लोन लेके ही एसेट बनाया गया है, कहां से पैसे आए, बैंक से आए, स्पेसिफिक लोन है, जर्नल है, वर्ड यूज नहीं उसने किया है। हम सोचते हैं अभी नंबर 4 पे आते हैं। On 31st December 18, the revalued amount of the office building was assessed at rupees 178 million by precise valuers and independent revaluation firm. किसको रिवैल्यू किया गया है? साल के शुरू में, एंड में? नंबर 5, अदर रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। ऑफिस बिल्डिंग के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड है, 20 इयर्स लाइफ है, रिवैल्यूएशन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है। 20 इयर्स पे एक स्टार है, जहां लाइफ दी हुई ना 20 इयर्स, उस स्टार को स्टेबल के नीचे ढूंढना जरा। रिमेनिंग लाइफ एट द टाइम ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन। रिमेनिंग लाइफ कब गिनी जाती है? दोबारा कब गिनी जाती है? फिर दोबारा कब गिनी जाती है? रिवैल्यूएशन के एंगल से अगर बात करो, रिवैल्यूएशन डेट पे गिनी जाती है। तो ये जो 20 है कब गिनी गई थी? नहीं 1 जनवरी कैसे पता चला? लास्ट रिवैल्यूएशन, लास्ट रिवैल्यूएशन कब हुई थी? ये कैसे पता चला आपको 1 जनवरी? तो आपने हमारा मसले हल कर दिए। रिवैल्यूएशन सरप्लस, बेहतरीन बात आपने दोबारा कर दी, यही तो हमारा मसला है। क्या ये रिवैल्यूएशन सरप्लस उस दिन आया था इतना, या उस दिन ब्रॉड डाउन पड़ा हुआ है? क्या ये पिछले सालों से आ रहा है, उस दिन रिवैल्यू हुआ था, या पिछले सालों से आ रहा है? एक और चीज ढूंढने, ऊपर स्टार्ट में जाए, ओपनिंग बैलेंस दिए हमें 240 के है, 240 क्या बिल्डिंग के सामने, उसके सामने क्या लिखा है?
क्या साल के शुरू में रिवैल्यूएशन अगर हुई है तो उस दिन फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी रह गई है? रिवैल्यूएशन के बाद कुछ अरसा गुजरा महसूस हो रहा है। 36 ढूंढने, जरा गौर से देखें, 36 ही है। 36 किस दिन क्या है? 1 जनवरी 18 वाले दिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट है। ये तो एलिमिनेट नहीं हो जाती है? अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो एलिमिनेट नहीं हो जाती, किस दिन एलिमिनेट होती है? लेकिन क्या सबसीक्वेंटली फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोबारा आ जाती है? फिर दोबारा कब एलिमिनेट होती है? तो क्या साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हुई हुई है, लेकिन क्या साल के एंड में हो रही है? इक्विपमेंट के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 20% रेट है। अब ये प्लीज रिड्यूसिंग स्ट्रेट लाइन प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं कर रहे आप। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 15 साल लाइफ है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। ऊपर पॉइंट नंबर 3 में जाए जरा। पॉइंट नंबर 3 में ढूंढे क्या एसेट कंप्लीट हुआ, डेप्रिसिएशन फिर इसकी बिगिन हो जाएगी किस डेट से ऑनवर्ड्स? वापस आने लास्ट लाइंस पढ़ना है। एमएल अकाउंट्स फॉर इवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड क्या होता है? एंड ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू एलिमिनेशन की एंट्री कह रहा है ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन एलिमिनेशन होती है और सरप्लस एनुअल बेसिस पे रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता है। ठीक है सर, आए बिस्मिल्लाह पढ़ें। सवाल पढ़ेंगे तो हमेशा एंजॉय करेंगे, लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व करेंगे तो मसला हल होगा। तो आए जरा एंजॉयमेंट आगे बढ़ाएं। क्वेश्चंस बड़े बड़े हो जाएंगे, इनिशियली हम अंडरस्टैंड करने के एंगल से कर रहे हैं। बाकी बहरहाल जब तक आप फिर इंडिविजुअली एफर्ट नहीं करेंगे, गलतियां होंगी तभी ठीक होंगी, बात आगे नहीं बढ़ पाएगी अगर आप कोशिश नहीं कर रहे। मंडे लिमिटेड बिजनेस नेम हो गया, बनाना क्या चाहते हैं? नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किस साल के बनाना चाहते हैं? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। कंपैरेटिव तो नहीं बनाना जी। शुरू करें जी, नोट्स पे जहां जहां जरूरत पड़ेगी वर्किंग करते हैं जी। क्या ज़हन में आता है सबसे पहले? आ जाएगा ज़हन में या कुछ डिवाइस कर लें? सवालों के नाम तो याद हो गए हैं, लेकिन सवालों में किया क्या है? पेज नंबर 17 साथ रख लें जरा, थ्योरेटिकली कम से कम रिवाइज करते रहे। पेज 17 पर जो डिस्क्लोजर्स पढ़े थे, सबसे पहले क्या ज़हन में लाएंगे? स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। याद आता है? इस स्केड्यूल में कितने कॉलम होंगे? जितने एसेट्स की क्लासेस होंगी। क्लासेस वर्ड याद है? मेरी तरफ भी देख के जरा क्लासेस के नाम बोलें। नर्सरी 1, प्लीज बेटा खुदा का नाम नहीं यार, प्लीज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की क्लासेस के नाम। पेज 17 से थोड़ा पीछे जाए प्लीज, एक तो एक पीछे और पेज पीछे जाइएगा, पेज 15 पे जाए। क्लासेस की लिस्ट देख के बोले एंड में लिखी हुई है। सवाल में आके क्लासेस ढूंढे, 2 की बजाय 3 हो रही हैं। और रिक्वायरमेंट में जाएं, कंपैरेटिव तो नहीं मांगा हुआ, लेकिन टोटल कॉलम बनाना या नहीं बनाना ये बता नहीं रहा है। हम बनाएंगे, एक से ज्यादा अगर कॉलम होंगे तो हम टोटल बनाएंगे, लेकिन रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी चाहिए। आपने पढ़ी होंगी, बड़ी रिक्वायरमेंट्स आ गई आपके सामने। अब समटाइम वो टोटल मांगता नहीं है, अगर तो कह दे फिर ठीक है,
वरना अगर एक से ज्यादा कॉलम्स हो तो प्लीज, एक से ज्यादा क्लासेस के कॉलम्स हो तो फिर एक टोटल का कॉलम हो जाएगा। बता दें टोटल कितने कॉलम बनेंगे? 4। कैसे? ऑफिस बिल्डिंग, इक्विपमेंट है नीचे बेटा, फिर प्लांट एक नया बन रहा है पॉइंट नंबर 3 में, उसकी शायद ओपनिंग अमाउंट्स नहीं है, उसका कॉलम बन जाना है। ठीक है, तो ऑफिस बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, प्लांट एंड टोटल। प्लीज डन है सर? एनी कंफ्यूजन? जी शुरू करवाएं। अब जो फिगर्स मिल रही हैं वहां से शुरू करते हैं, बाकी फिर देखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, ट्राई 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 ट्राई, कुछ मैं याद कराता हूँ, कुछ आप करें। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ओपनिंग, जी फिगर्स ढूंढें। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का वर्ड किस किस को कवर कर जाएगा? कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट का कर जाएगा, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल है, तो रिवैल्यूएशन मॉडल अगर है तो फेयर वैल्यू को कवर कर जाएगा। करवा दें। ऑफिस बिल्डिंग कितनी लिखूं? तो 40 कंफर्टेबल है। ऑफिस इक्विपमेंट कितना लिखूं? सॉरी इक्विपमेंट कितना है? 190। ढूंढ के बताएं प्लांट कितना लिखूं? था ही नहीं शायद कहना चाहिए। साल के शुरू में प्लांट था या ड्यूरिंग द ईयर बना है, तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। रुपीज इन मिलियंस लिख रहे हैं जी हम। डन है, टोटल कर लो 430। देन को ट्राई करवाएं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैं डेफिनेटली नहीं कह रहा कि हर सब कुछ आपके हर वक्त ज़हन में होना चाहिए, लेकिन कम से कम मेरे बताने से याद आ रहा है। इस वक्त हम साल के शुरू में खड़े हैं, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं। 36। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की भी है 60, टोटल 96। देन हेडिंग ओपनिंग कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट अब कैसे आएगी? 204 130 डैश 334। ओके सर, नेक्स्ट अब जरा थोड़ा सा तरतीब से बता दें क्या क्या आना चाहिए। एडिशन आएगी, डिस्पोजल हो सकती है, रिवैल्यूएशन हो सकती है, एप्रिसिएशन हो सकती है, और भी चीजें भी आएंगी लेकिन आपको नहीं पता है। एडिशन किस अमाउंट पे आएगी? ये जो बेटा फिगर आ गई ना ओपनिंग कैरिंग अमाउंट, ये अब कॉस्ट है या डब्ल्यूडीवी है? ये अब डब्ल्यूडीवी बन गई हुई है, तो अब ये सॉर्ट ऑफ डब्ल्यूडीवी वाला लेजर शुरू होना है। तो डब्ल्यूडीवी वाले लेजर में एडिशन किस अमाउंट पे आनी है? और नहीं बेटा डब्ल्यूडीवी पे नहीं आनी, एडिशन कॉस्ट पे ही आती है। नया एसेट अगर आएगा तो बेचारा कॉस्ट पे इनिशियली आएगा, तो परेशान ना हो, मैंने जानबूझ के ही पूछा था। डिस्पोजल किस अमाउंट पे आएगी? डब्ल्यूडीवी पे वो आएगी, वो डब्ल्यूडीवी पे आएगी ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। डेप्रिसिएशन क्यों नीचे आएगी? क्योंकि डब्ल्यूडीवी पे एसेट अगर बनना हो तो डेप्रिसिएशन उसमें आती है। सरप्लस या लॉस इसमें आएगा? क्या सरप्लस या लॉस एसेट बढ़ता या कम होता है? इसमें आएगा। वही आना। कौन सा लेजर जहन में बना लें? एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी इस पे, और जो उसमें आता है उसी को हमने लिस्ट डाउन करना है। अब अरेंज करना नहीं डेटा में। हेल्प मी, सबसे पहले क्या लिखें? रिवैल्यूएशन भी शायद सबसे पहले हम सोच सकते थे, लेकिन रिवैल्यूएशन जो हमारे साल में हो रही है वो एंड में हो रही है।
तो पहले शायद पूरा साल गुजरेगा, एंड में फिर फैसला करेंगे कि रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में क्या हो रहा है। और यकीनन एक पॉइंट नंबर 3 में भी एडिशन है, लेकिन पॉइंट 1 में भी एडिशन है, डिस्पोजल है। तो कर लें, शुरू कर लें सर, या इस तरह कर लें, ये बताएं एडिशन किस किस पॉइंट में है? 1 और 2 में, सॉरी 2 एंड 3 में, सॉरी 2 एंड 3 में, इक्विपमेंट में भी है और प्लांट में भी है। तो इक्विपमेंट की एडिशन लिखवा या फाइनल करें जी फिगर, इसके एक वर्किंग करवा दें जरा। 70 प्लस 21 और प्लस 5 आखिरी ढूंढना जरा, ये जो इंस्टॉलेशन वाला था। 91 का पड़ा, लेकिन इंस्टॉल करते हुए 5 मिलियन का खर्चा और हो गया। वर्किंग लिख लीजिएगा प्लीज। अब साथ साथ देखिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज साथ रिजॉल्व करें। एनी कंफ्यूजन? देन बेटा डेफिनेटली डिस्पोजल भी है, लेकिन एडिशन के कॉलम में पहले प्लांट की एडिशन कंप्लीट कर लें। प्लांट बन गया वैसे, बनाया है या खरीदा है? बनाने में कितना खर्चा हुआ है? नहीं बेटा, वो अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो आपने फिगर बताई है, क्या उसके अलावा कोई खर्चा नहीं हुआ? तो वर्किंग में आ जाए, पूरा पेज तो मिनिमम चाहिए। डिस्क्लोजर ऑफ रिवैल्यूएशन भी है, 1.5 पेज रखें सर वर्किंग में। कोई अच्छे से वर्ड्स बताएं, मैं इस वक्त वर्किंग 1 में आके क्या करना चाहता हूं। नहीं, नो बोरिंग कॉल, मैं नहीं, वो बात की बहस है। मैं चाहता क्यों, मेरी हेडिंग क्या है? आप आगे जा रहे हैं, मैं इससे मेन पूछ रहा हूं, चाहिए क्या, चाहिए क्या? कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट चाहिए। जब आपके दिन में ये वर्ड्स आ जाएंगे तो अगले वर्ड्स आप आराम से बता देंगे। अब कॉस्ट ऑफ प्लांट कैसे आएगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सपेंडिचर्स आएंगे और प्लस बोरिंग कॉस्ट आएगी। कॉस्ट ऑफ प्लांट चाहिए, एक्सपेंडिचर्स ढूंढते हैं और देन बोरिंग कॉस्ट ढूंढेंगे। एक्सपेंडिचर्स बताएं। एक्सपेंडिचर्स बताएं। 140 प्लस 214 प्लस 146 प्लस 160, 160 लेते हुए कंफर्टेबल है? ये खास तौर पे आपसे सवाल हुआ है। एसेट किस दिन कंप्लीट हुआ है? 31 अक्टूबर। तो ये पेमेंट तो बाद में हुई है। एक्सपेंडिचर हमारा है, एक्सपेंडिचर इस बिल्डिंग का है। टोटल करें 660, 160 के साथ क्या? हाँ यार जाने दे खुदा के लिए, वो बेटा खर्चे ले रहा हूँ या पेमेंट्स ले रहा हूँ? एक ही चीज के दो नाम है, खर्चे उर्दू में है, पेमेंट्स इंग्लिश में है। एक्सपेंडिचर बेटा ले रहा हूँ, अक्रूवल बेसिस पे काउंटिंग हो रही है, खर्चा हो गया है, पे बाद में हो रहा है, तो पेबल के साथ डबल एंट्री हो जाएगी। 160 की एंट्री बोले जी, एक्सपेंस डेबिट, वक्ती तौर पे शायद पेबल है, बाद में पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। खर्चा हमारा है, पे बाद में भी हो सकता है। ये 660 डन सर। प्लस बताएं, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज की कभी वर्किंग किया आपने? कभी हो, कभी 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 इत्तेफाक हुआ? अब यहां जो सवाल उठना चाहिए पहला वो क्या है, इस हेडिंग के बाद क्या उठना चाहिए सवाल? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज के बाद क्या सवाल उठना चाहिए? हाँ जी, स्पेसिफिक बोरिंग का सवाल है या जर्नल का है? अब ये डिसीजन लेना, मजबूरन ये डिसीजन लेना। अब एग्जैक्टली बेटा वर्ड्स नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ये प्रॉब्लम हमें पेज 198 पे है। जरा पेज 198 पे कल भी सवाल आपको एक दिखाया था, पेज 198 पे भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। वहां एक लोन आया था, पेज 198 है ना, पेज 198 ऊपर जो लोन है वो भी पढ़ते पढ़ते महसूस तो हो रहा था कि प्रोजेक्ट के लिए लोन है, पता चल रहा था।
फॉलोइंग सोर्सेज, लेकिन एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं थे। क्या ज़हन कहता दोबारा पढ़ के, स्पेसिफिक था या जनरल था? स्पेसिफिक ही बेटा अज्यूम करें, अनलेस कोई हमें अदरवाइज इंफॉर्मेशन मिल जाए। बाय डिफॉल्ट शायद बोरिंग्स स्पेसिफिक ही अज्यूम हो रही हैं। वैसे कुछ ना कुछ इंडिकेशन से होपफुली पता भी चल जाता, लेकिन फाइनली ये वर्ड ज़हन में रख लें कि अगर एग्जैक्टली आइडिया ना हो रहा हो तो देन स्पेसिफिक या जनरल। लेकिन इसी सवाल में जनरल के लिए मैंने आपको एक वर्ड भी पढ़वाया था, इधर नीचे है, एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस। रनिंग फाइनेंस जरूरी नहीं है, एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से मौजूद रनिंग फाइनेंस। रनिंग फाइनेंस जरूरी नहीं, रनिंग फाइनेंस तो लोन का नाम है। क्या पहले से है? अगर है एग्जिस्टिंग, अगर है तो एग्जिस्टिंग वर्ड इज एन इंडिकेशन। वैसे तो इसने थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लेन किया हुआ है, जरा पढ़े जरा 198 पेज पे आगे जाके एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये लोन हम अदर पर्पसेस के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ तो शायद एजम्पशन की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस, सिर्फ रनिंग फाइनेंस नहीं, एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस इज एन इंडिकेशन के ये जर्नल है। मैंने क्या वर्ड यूज करना चाह रहा हूँ कि अगर स्पेसिफिकली पता नहीं चल रहा है कि कौन सा है, तो देन वी अज्यूम के स्पेसिफिक लोन है। वैसे मेरा ख्याल है कि जब सरप्लस फंड्स वगैरह का वो जिक्र करता है तो हम इतना पहुंच जाते हैं कि स्पेसिफिक की बहस हो रही है। कुछ फार्मूले हैं वैसे ध्यान में। अगर स्पेसिफिक बोरिंग्स हैं तो हमें ढूंढना है इंटरेस्ट इनकम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस और इन्वेस्टमेंट इनकम और सरप्लस फंड्स। लेकिन अगर जनरल बोरिंग्स है तो फिर हमें एक्सपेंडिचर ढूंढने हैं, कैपिटलाइजेशन रेट ढूंढना है, फिर हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो अलग अलग बहस हो जाती है। लेकिन सरप्लस फंड्स की जो गेम है वो स्पेसिफिक में ही है। अदरवाइज अगर जनरल बोरिंग्स में कोई सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट हो भी रहे हैं तो वो इवन देन बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड में माइनस नहीं होते हैं। बहुत कुछ भूला हुआ है आपकी तरफ, आपका मेरे तरफ देखने के गुस्से से देखने से मेरे कुछ चीजें याद भी आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर A7 ढूंढने जरा बोरिंग कॉस्ट में जाके 1 2 3 4 5 6 7 5 ढूंढना, सॉरी 9 ढूंढना, जल्दी ढूंढने वाला मैं नंबर बदली जा रहा हूँ। नहीं, क्वेश्चन ढूंढना है, क्वेश्चन ढूंढना, आंसर रहने थे क्वेश्चन। पेज नंबर को मेरे बताना, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 9 61 9 9 9 9 नहीं 9 नहीं, सॉरी 5 ही है। 5 के नीचे एक नोट पढ़ने लिखा होगा। 5 का पेज नंबर क्या है? 58 पे जरा ढूंढे, है कोई इसमें कोई इन्वेस्टमेंट इनकम के एंगल से सेंटेंस है कहीं? नहीं, इसके नीचे कोई रिक्वायरमेंट के नीचे कोई नोट है? एक सेकंड में जरा देख लूं कि एग्जैक्टली कहाँ है बेटा। यही लिखा हुआ है यार, पेज नंबर 58 के एंड में रिक्वायरमेंट के नीचे एक नोट लिखा हुआ। जनरल बोरिंग्स अगर हो तो फिर इंटरेस्ट इनकम इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। इंटरेस्ट इनकम किस पे? सरप्लस फंड्स पे इंटरेस्ट इनकम ही होती है। इंटरेस्ट इनकम सरप्लस फंड्स पे ही होती है। तो मैं बात जो कर रहा था वो ये है कि सरप्लस फंड्स की इंटरेस्ट इनकम सिर्फ किस बोरिंग में लेस होती है, किस में नहीं होती है। मैं ये याद करवाना चाह रहा हूँ। आ जाइए वापस जी। स्पेसिफिक बोरिंग या जनरल बोरिंग? देयरफॉर पहला आप क्या ढूंढवाएंगे मुझे? इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम ऑन व्हाट? ये वर्किंग आपको करवानी चाहिए थी प्लीज। इंटरेस्ट इनकम, मैंने वर्ड्स थोड़े लिखे हैं। इंटरेस्ट इनकम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग। ढूंढे, 30 सेकंड्स आपके पास है, सब कुछ ढूंढने मुझे पहले लिखवाना है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ मिल गए? क्या ढूंढेंगे अब आप? लोन ढूंढेंगे या एक्सपेंडिचर्स ढूंढेंगे? ढूंढ लें सर, लोन कितना था? 500। रेट क्या था? कब लिया था? कब लिया था? कितना ड्यूरिंग द ईयर वापस किया है? क्या 500 मिलियन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा है?
1 मार्च से 31 दिसंबर आउटस्टैंडिंग रहा है। कभी इस तरह के वर्ड्स आपने जिंदगी में पहले सुने हैं? अपने आप से घर सुनते रहते हैं आप। नहीं, ज़हन में आता है, जैसे आप सवाल वाइज करते हैं ज़हन में चीजें आती हैं। 500 मिलियन क्या है? 18% रेट है। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट असल में बनता है? 10। कब से कब तक? अब इन 10 में प्रॉब्लम क्या है वो पहले अपना फैसला कर लें। कौन से 2 महीने तो वैसे ही निकाल दिए आपने, नवंबर दिसंबर कंप्लीट होने के बाद के 2 महीने, रिमेनिंग रह गए 9, 8 10 में से 2 माइनस हुए तो 8। आपने 100% ठीक है। इन 8 महीनों में कोई मसला? इन 8 महीनों में कोई मसला? फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, सस्पेंशन नहीं लग रही, टेम्परेरी सस्पेंशन, अनएक्सपेक्टेड रेन्स, बारिशें ना हो तो बिल्डिंग प्लांट नहीं बन सकता। क्या हर सस्पेंशन कंसिडर नहीं होती? ढूंढने दोबारा वापस जाए, पेज 58 पे जाए, पेज 59 पे आए, सस्पेंशन वाला पैराग्राफ ढूंढे, कौन से पेज पे? देखी जाए सर जी, देखी जाए, देखी जाएगी। पेज 59 है जी। इंग्लिश में पढ़े, मेरी तरफ देख के उर्दू में बताएं। पेज 59 कहा जा रहा है? अगर काम रुका है तो कैपिटलाइजेशन रोक दें। सवाए इसके के काम रोकना एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी हो जाए। रेंज ना होती प्लांट नहीं बनना था। इस कितने दिन बनते हैं अभी? 15-16 दिन मीन हाफ मंथ बनता। मंथ्स में वर्किंग करनी है हमेशा, डेज में भी हो सकती है, याद है, लेकिन एक बाय डिफॉल्ट मंथ्स में वर्किंग करेंगे। बनते टोटल 10 थे, 10 थे, 2 इसलिए नहीं ले रहे सीज के बाद हैं, और आधा क्यों नहीं ले रहे? सस्पेंशन रही है। फाइनली कितना ले लें? 500 मिलियन लिखें, 500 मिलियन इंटू 18% इनटू, मेरी सजेशन ये कि जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। 8 माइनस कम अज कम 0.5 हाफ मंथ, 0.5 आधा महीना, या कम से कम स्पेसिफाई जरूर कर लें। 7.5 अगर आप लिख रहे हैं तो स्पेसिफाई कर लें कब से कब तक, लेकिन कौन सा नहीं। मार्च टू अक्टूबर एक्सक्लूडिंग हाफ अगस्त। ये जस्ट एक मिनट, जी जी आप क्या करें? फिर वही होना था जो उस टेस्ट में गलती हुई थी। 1 फरवरी एक्सपेंडिचर वहां से शुरू हुआ, दोनों कंडीशंस फिर मीट नहीं हुई, वही टेस्ट वाली गलती दोबारा जहन में आ रही है। फिर किस दिन से? नहीं, अब लोन तो ले लिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सपेंडिचर्स फेब से, तो कौन सी डेट से? ये आंसर बताइए, ये प्लीज बात समझ आ गई है सबको? व्हाट इज दिस 56.25? इंटरेस्ट इंकर्ड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लोन। दाना सर, लेस क्या करना है? इन्वेस्टमेंट इनकम किस पे होती है? इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट ढूंढना है। आपके लिए कुछ आसानी करना चाहता है, आपके लिए आसानी करना चाहता है। अगर रेट देता आप क्या करते? सरप्लस फंड्स निकालने के लिए कोई टेबल बनाते? टेबल बेटा बनाना चाहिए वैसे, यहाँ जरूरी नहीं है एक ही सोर्स है, लेकिन फिर भी सरप्लस फंड ढूंढते कैसे, आए जरा कोशिश करके देखते हैं। ना 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 ना, जल्दबाजी कर रहे हैं आप, जल्दबाजी है ये, बहुत जल्दबाजी है। ना ना,
सरप्लस फंड्स नहीं, रेट तो छोड़े ना, अगर रेट होता तो सरप्लस फंड्स कैसे आते हैं, आए रिवाइज करते हैं। किसके सरप्लस फंड्स, कितना कैश आया, 500 मिलियन जेब में रख के टेबल देखें। 500 मिलियन कब आया, पहला खर्चा कब हुआ, इसमें से नहीं हो सकता, 500 में से, वो पहले हुआ था। 500 में से ना निकाल दीजिएगा, 500 माइनस 140, ये कोई और फंड्स यूज हुए होंगे, अगर नहीं पता कोई और फंड्स होने चाहिए। लोन आया किस दिन है, तो पहली दफा पेमेंट हुई है 1 अप्रैल को, तो एक महीना तो पूरा 500 मिलियन सरप्लस रहा है। बाकी कैलकुलेटर पकड़ना जरा, 500 माइनस 214, 26 किस दिन बना, कब तक रहा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त तक 5, लेकिन 6 मंथ फिर इसमें प्रॉब्लम है, आधा महीना, आधा सस्पेंशन। 1 सितंबर पे इकट्ठे हो, कोशिश करें प्लीज, 146 माइनस करें, कब हो गया, सितंबर, अक्टूबर, 2 मेरा ख्याल, सितंबर अक्टूबर 2 पे रुक जाएंगे, 31 दिसंबर, सॉरी 31 अक्टूबर। तो सरप्लस फंड्स बेटा निकाल सकते हैं मैंने, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा था वो आप सीरियस नहीं लिया आपने शायद, और क्वेश्चन मेरा जो था वो है टेबल बनाएंगे या नहीं, टेबल की जरूरत नहीं है, टेबल कब बनता है, लेकिन जो पहला खर्चा है वो स्पेसिफिक में से नहीं हो सकता। वो क्यों, वो लोन लेने से पहले पैसे हैं, तो वो डेफिनेटली कोई और फाइनेंसिंग यूज हुई है, और मोस्ट प्रॉब्लम फिर अपने पैसे यूज हुए, अनलेस फिर उसकी भी बोरिंग कॉस्ट, अगर वो जनरल से इंकर हुआ है तो उसकी भी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए। ओके सर, एवरीथिंग इज ओके जी। इन्वेस्टमेंट इनकम गिवन है, बता दे फिगर 17, नेट होना है, कितना बन गया, ये बड़ा वही हो सकता है इस क्वेश्चन के मुताबिक 39.25, लेकिन एग्जामिनर ने शायद वो डिटेल फिर आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो फिगर खुद ही बता रहा था, उसे पता था कि अब आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए शायद ज्यादा उसने डिटेल फिर हमें नहीं बताई। जी सर, अब फाइनली 660 क्या था, 39.25 क्या है, इनका नेट इफेक्ट लें, नेट इफेक्ट प्लीज, सॉरी नेट इफेक्ट या प्लस, टोटल कॉस्ट 690.9.25। अब स्केड्यूल बना रहे थे हम, स्केड्यूल में जाएं, सोचें क्या ये फिगर फाइनली आनी है प्लांट के सामने, ये वर्किंग लिख लिया सबने, प्लेस करें जी फिगर, $699.25, इसके साथ कोई वर्किंग 1 का रेफरेंस लिख लें और टोटल कर लें जरा 96 मिला के 795.25। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ में, एडिशन के बाद बताएं जी क्या आता है, डिस्पोजल सवाल में है, किस पॉइंट में, पॉइंट 2 में डिस्पोजल जो है वो न्यू इक्विपमेंट की है या ओल्ड की है, ओल्ड इक्विपमेंट की डिस्पोजल की अमाउंट कॉस्ट लिखवाएंगे मुझे या डब्ल्यूडीवी लिखवाएंगे, अब ये कंसंट्रेशन का काम है यार, डिस्पोजल के सामने इक्विपमेंट के कॉलम में ओल्ड इक्विपमेंट का क्या चाहिए, सबको पता है कॉस्ट नहीं चाहिए, डब्ल्यूडीवी चाहिए, रीजन क्योंकि जब ऊपर थर्ड स्टेप में आए थे तो डब्ल्यूडीवीज बन गई हुई हैं, तो यहाँ से अब डिस्पोजल की डब्ल्यूडीवी आपने मुझे लेस करवानी है। कभी आपने ये वर्ड सुने डिस्पोजल की डब्ल्यूडीवी, कभी ये वर्किंग की है आप लोगों ने, कहां से शुरू करके कहां तक आते हैं, असूलन ये वर्किंग बनती है, लेकिन इक्विपमेंट का नीचे जाए जरा मेथड स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये वर्किंग आप खामोशी से इंडिविजुअली कर रहे हैं,
प्लीज मस्ट है, जरूर करें जरूर करें जरूर करें। ये बहुत एक लंबा सफर है जो कुछ थोड़ा सा शुरू हो सका है अभी। ईयर एंड 31 दिसंबर पे आ रहे हैं। किस डेट की WDB चाहिए? 1 सितंबर 18। 1 सितंबर क्यों? उस दिन एक्सचेंज हुआ है, पुराना चला गया, नया आ गया। डेट ऑफ एक्सचेंज वाले दिन पुराने की डिस्पोजल और नए की एडिशन रिकॉर्ड हो रही है। फर्स्ट ईयर में 6 मंथ्स बनते थे, 1 जुलाई से 31 दिसंबर, और लास्ट ईयर में 8 मंथ्स बन रहे हैं। 31 1 सितंबर है, ठीक है, 8 मंथ्स ही जी। ठीक है फिगर्स मेरी 24.96। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए या WDB ही चाहिए? तो क्या है जी WDB? जी जी, डायरेक्ट तरीका हो सकता है, लेकिन ये 8/12 फिर जरा मसला करेगा। कर लेते हैं, हिम्मत करें। पहले भी 6/12 है, तो मेरा ख्याल है जब ये हो जाए तो हम कर तो सकते हैं, लेकिन वो 6 मंथ्स को सही बनाना पड़ना है, तो वो जितना टाइम उसे लगना है उतनी देर में वर्किंग हो जाएगी। लेकिन अगर स्टेट ईयर्स गुजर रहे हो तो फिर मेरा ख्याल टाइम वेस्टिंग है। इस तरह हम लंबी लिस्ट बनाए। अब ये जब रेट आ जाएगा 20% इंटू 6/12, तो ये पहले साल असल में 10% रेट लगा है, तो असल में पहले साल फिर ये 0.9 है। एक मिनट करें जरा, अल्लाह अल्लाह का नाम लें। 40 इंटू 0.9 करें। अब पहले साल ये फिर आपको प्रॉब्लम आना है, ये 0.9 क्यों हुआ है? ये वैसे वर्किंग करें जरा, 0.9 क्यों वैसे मैंने करवाया? ये तो रेट 20% है, ये आधे आधे साल का रेट लग रहा है, तो 0.9 से आंसर आ रहा है आपका 36। अब 36 को 0.8 करें, या अल्लाह मदद कर मौला। अगला आ गया 28.8, फिर 0.8 करें, अब नहीं आएगा। अब क्या करना पड़ना है? वो जो 20% इंटू 8/12 हुआ तो मेरा ख्याल है वो जितना टाइम हमें उसको एडजस्ट करने में लगना उतनी देर में फ्री वर्किंग भी हो जानी। लेकिन अगर वो स्टेट रेट्स जा रहे हो, 5 साल गुजरे, 4 साल गुजरे, तो वहां फिर मेरा ख्याल है टाइम बचा लेना चाहिए। आई होप कि मैं कुछ समझा पाया हूँ। वो शॉर्टकट हो सकता है, लेकिन वो शॉर्टकट गलत करने की बजाय, क्योंकि उसमें अब ये समझ आया मैंने पहले साल 10% क्यों करवाया, वो आधा साल हुआ है। अब एंड में 8 महीने अगर है, तो ये 20 को जरा 8/12 करें जरा, 20 इंटू 8/12। अब ये पॉइंट्स में जा रहा हूँ ना, हाँ, तो ये पॉइंट्स में चला गया तो एक और गेम फट जानी है, तो ये मेरा ख्याल रहने दे। नहीं, बात समझ गए कि वहां हो रहा है, यहाँ यहाँ भी हो रहा है, लेकिन वो पॉइंट्स क्योंकि वो पूरे पूरे साल एसेट यूज नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए वो हमें पॉइंट्स में जाकर जरा फर्दर डिटेल में सोचना ही पड़ना, तो मेरा ख्याल फायदा नहीं है जी। आगे जी 24.96 डबल एंट्री प्लीज बताएं। इसकी डबल एंट्री है सर?
24.96 एक डबल एंट्री बताएं। डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट एट WDV बिकॉज वी आर अज्यूमिंग लेजर अब WDV पे बन गया कॉलम में। याद आता है किसी को एंट्री? एंट्री याद आ रही है? सॉरी 24.96 सॉरी डिस्पोजल ऐड करूं लेस करूं? बल्कि एसेट क्रेडिट हो रहा है, इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है, सॉरी एसेट नहीं इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है। टोटल के कॉलम में भी 24.96। कंप्लीट साइलेंस। प्लांट के कॉलम में होगा तो या अल्लाह प्लांट के कॉलम ही होना चाहिए, मौला पता ही माफ कर या अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बोर्ड से देख के नहीं लिखा। ठीक है ना, आपने सही करवाया ना यार मुझे, क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो गलती है वो रब बिल्कुल बोर्ड पे इग्नोर करवा देता है, पता भी नहीं चलता। ब्रैकेट आनी है, लिखाई भी आप लोगों ने यार। जी सर डिस्पोजल से आगे बढ़ जाए, जल्दी होने क्वेश्चन मुकाना है इंशाल्लाह, मौला मदद करे अल्लाह। रिवैल्यूएशन से पहले डेप्रिसिएशन क्यों? इस साल की पहले डेप्रिसिएशन शायद चार्ज होने के बाद रिवैल्यूएशन होनी है। रिवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर है, तो पहले डेप्रिसिएशन, जरा जहां तक हो सके एक सीक्वेंस बन जाए। ठीक है, डेप्रिसिएशन पहले क्यों, रिवैल्यूएशन क्यों पहले नहीं? जी सर डेप्रिसिएशन की गेम कहीं पे इजी है और कहीं पे ज्यादा इजी है। ऑफिस बिल्डिंग से हेल्प मी, नीचे टेबल पॉइंट नंबर 5 ऑनलाइन स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहिएगा। पॉइंट नंबर 5 ऑफिस बिल्डिंग का मेथड क्या है? रिवैल्यूएशन एंड पे होनी है, इस साल की डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग की कैसे कैलकुलेट करूं? तो 40 डिवाइडेड बाय 20 बताते हुए कंफर्टेबल है? व्हाट इज 240 एंड व्हाट इज 20? फेयर वैल्यू, यहाँ फेयर वैल्यू होगी, सरप्लस पड़ा ऑफिस बिल्डिंग का तो रिवैल्यूएशन हुई भी है। फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। आंसर आंसर 12। अच्छा ये जरा सिंपल वर्किंग थी इसलिए मैंने बीच में ही कर दी है, लेकिन अब इक्विपमेंट में, इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन की वर्किंग किस मेथड से है? रिड्यूसिंग। और क्या ओपनिंग इक्विपमेंट तो नहीं है? क्या सिर्फ एडिशन पे इस साल डेप्रिसिएशन आनी है? डिस्पोजल पे भी आनी है और जब पूरे साल यूज हुए उन पे भी आनी है। ब्रॉड डाउन ढूंढे, क्या ये गेम कहीं उधर तो नहीं जा रही जितने देर पहले जाती थी? ओपनिंग WDV ऑफ वर्किंग में आ जाए, ये वाला काम वर्किंग में ही होगा। वर्किंग नंबर 3 डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट। स्टार्ट करवा दें, एंड आपने करना। WDV ओपनिंग क्यों? रिड्यूसिंग वाला मेथड है यार, सिंपल इस बात है यार। ओपनिंग कॉस्ट क्यों नहीं? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है। ओपनिंग WDV कितनी है? प्लीज ओपनिंग WDV कितनी है यार? बता 190 नहीं है, प्लीज जाने दो गुस्सा। 190 इतने कॉन्फिडेंस से 190 यार, कॉन्फिडेंस कम करें। व्हाट इज 130? ओपनिंग WDV गेम आगे बढ़ाएं। डिस्पोजल है, एडिशन है, करें करें, याद आ गया, अल्लाह का शुक्र है। बिस्मिल्लाह पढ़े, होने दे गलत, देख के लिख लेंगे सही। फिर करें करें करें, अपना अपना करें। ये मैंने आज सवाल नंबर 4-5 दोबारा रिक्वेस्ट की है। सवाल नंबर सॉरी 4-5 नहीं, पेज नंबर 4-5 पे प्लीज कंपल्सरी है ये चीजें। हम ये नहीं कह सकते वो हो गया है, वो इसीलिए हुआ है कि अब करना है।
जी लेस ओपनिंग WDP ऑफ डिस्पोजल वर्ड याद आ जाएंगे, फिगर बता देंगे। वर्किंग नंबर 2 में है। उन दिनों में मैं कहता रहा प्लीज सीरियस लें, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने सीरियस लिया है। वन 1.2 मल्टीप्लाइड बाय, अपनी अपनी वर्किंग कर रहे हैं आप, मैं सिर्फ तंग कर रहा हूं जान के। एग्जाम हॉल में भी हो सकता है कि आवाजें इस तरह की आए, डिस्टर्ब हो आप। और हम बोर्ड से देख के डिस्पोजल के स्पेलिंग लिख रहे हैं। ख्याल हमारा यही है कि हमें आता है, लेकिन करते हुए याद आता है कि नहीं हो रहा। फिगर्स अवेलेबल है यार, आप ढूंढ रहे हैं अगर। 3.84 डेप्रिसिएशन ऑन कोई एडिशन है जी? कितनी? 90 ना करो यार, 91 96 यार। नहीं मैं 96 ही कह रहा हूँ, मेरे पास 91 आवाज आई है। 96 इंटू मंथ्स, कहां से? आंसर लेस बेटा इसलिए की है क्योंकि एसेट पूरा साल यूज नहीं हुआ, और प्लस इसलिए कर रहे हैं कि 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आनी है। बेटा 101.2 की वैल्यू पर 20% लग गया है पूरे साल का, लेकिन इस पे पूरे साल का रेट नहीं लगना। ये 8 मंथ्स एसेट यूज हुआ है, इसलिए इसकी वर्किंग अलग करनी पड़नी है। फीस क्लियर है? डेप्रिसिएशन का सम 30.48। मेरे याद करवाने से चीजें याद आ रही हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस में अगर दोबारा आई तो याद करवा देंगे। आप डर रहे थे, मेरा सवाल वो नहीं है जो आपको महसूस हो रहा था। मैंने सिंपल बात की है, याद करवा देंगे। मैंने ये नहीं कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, वो तो आपने कर ही लेना है। याद करवा देंगे। प्लेस करें जी फिगर, एक एंट्री बॉल की तरह प्लेस करें फिगर, और अकॉर्डिंग टू सवाल डेप्रिसिएशन डेबिट इक्विपमेंट करेंगे। इक्विपमेंट का इस वक्त कॉलम WDV पे बना हुआ है, इक्विपमेंट के कॉलम में इसलिए लिख रहे हैं। ओपनिंग WDV बना लेने की वजह से अब डेप्रिसिएशन ये होगी वर्किंग, तो लिख तो नहीं रहा, ये अपने हाथ से लिखे नहीं। 30.48 30.48 वर्किंग रेफरेंसेस लिखते जाएं जी, जहां जहां हो सकता है। वर्किंग नंबर 3 थी, डेप्रिसिएशन की फिगर्स नेगेटिव होंगी है। प्लांट की भी डेप्रिसिएशन, प्लांट की भी डेप्रिसिएशन फाइनल करें। इसकी वर्किंग सिंपल है शायद, 699.25 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी इसकी लाइफ दी हुई है, डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय कौन से दो? आंसर 7.77। टोटल डेप्रिसिएशन 50.25।
ये एनी इशू दी प्लीज, सब साथ है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? जी नेक्स्ट सर। अब रिवैल्यूएशन के अलावा शायद सब कुछ हो गया है, जरा देखिएगा सवाल। स्केड्यूल के अलावा मतलब इसका डिस्क्लोजर के एंगल से पॉइंट 1 शायद फाइनल हो गया हुआ है, पुराना एसेट डिस्पोज हो गया, नया एसेट रिकॉर्ड हो गया, उसकी डेप्रिसिएशन आ गई। पॉइंट नंबर 2 में नया प्लांट आ गया, उसकी डेप्रिसिएशन आ गई। अब पॉइंट नंबर 4 रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, पॉइंट नंबर 5 बस रहता है। करें शुरू, करें शुरू सर। आ जाए, वर्किंग बना ले जरा। 4 क्या करने कहाँ जा रहे हैं आप? रिवैल्यूएशन करने के लिए वर्किंग 4 में जा रहे हैं। कभी आपने इस सवाल से पहले रिवैल्यूएशन की हो? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन बताएं। डेट ऑफ रिवैल्यूएशन बता दें सर। कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ा लें, थकावट के आसार खत्म कर दें। कैरिंग अमाउंट को किससे कंपेयर किया जाता है? कैरिंग अमाउंट बनवा दें, कैरिंग अमाउंट बनवा दें। कैसे कैसे यार? कैरिंग अमाउंट कभी जिंदगी में बनाई हो आपने पहले? 240 माइनस माइनस सिर्फ 12, सिर्फ 36 कब तक की क्यूमुलेटेड थी? आपने और कितनी चार्ज की? 48 टोटल एक्यूमुलेटेड की मैंने एक वर्किंग की है ब्रैकेट में। 36 कह रही, बोलना बोलना बोलना। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड 12 मिलियन हमने और चार्ज की है, रिवैल्यूएशन साल के एंड में हो रही है, तो अब 48 इज द टोटल एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। कैरिंग अमाउंट is 192। डन है सर। फेयर वैल्यू बताएं। 178। यार ये क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन तो माइनस होती है, मैंने प्लस कर दी है। यार आपने बताया नहीं, मैंने प्लस कर दी है यार। आज कॉस्ट वाली क्लास में जब मेरे साथ मैथमेटिक्स के एंगल से हुआ है, मैं जरा कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस हो गया हूं। मैंने ब्रैकेट में जमा किया है और ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है। अल्लाह करे कि आंसर 192 ही बनता है। ब्रैकेट में प्लस करके क्या किया मैंने? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन इकट्ठी की है, कॉस्ट में से माइनस करके डब्ल्यूडीवी निकाल ली है। फेयर वैल्यू बता दें, डिफरेंस बता दें, सरप्लस की अमाउंट बता दें, सरप्लस या लॉस। प्लीज 178 इज गिवन इन द सवाल इन पॉइंट नंबर 4। 240 कहां से आया? पॉइंट 1 से। 36 कहां है? उसके सामने। 36 कब तक की है? साल के शुरू की। 12 कहां से आया? असल सवाल तो ये है, कहां है कहां है कहां है? 12 प्लस करके इस साल की टोटल एक्यूमुलेटेड आई, डब्ल्यूडीवी 192 और 178 आई होप के फेयर वैल्यू आ गई है। लॉस आ गया है। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप मेरी बात थोड़ी सी ठंडे दिल से सोच सुनेंगे तो अब हम बड़े हो गए, जरा बातें सही फाइनल करें। अगर बेटा हम इस लॉस के एंगल से अपना सवाल देखें, देखें जरा स्केड्यूल, हमें लॉस का ब्रेकअप अगर ना भी मिले तो जरूरत नहीं है। वैसे लॉस फर्स्ट टाइम आया, सरप्लस के बाद लॉस है, यकीनन इस लॉस ने सरप्लस से एडजस्ट होना है। लेकिन अगर वो ना भी करें तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। एंट्री बनाए इसकी तरफ।
मैंने हमेशा आपसे रिक्वेस्ट की कि आप एसेट से शुरू करें। बिल्डिंग ने 14 से क्रेडिट ही होना है और हमारा इस वक्त इशू बिल्डिंग ही है। ब्रेकअप कर लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं कर सकते, कर लेते हैं कर लेते हैं कर लेते हैं, लेकिन ब्रेकअप अगर ना भी हो तो बिल्डिंग में से 14 ही लेस होना। रिवैल्यूएशन वर्ड लिख दें और 14 लेस कर दें। ब्रेकअप इज नॉट कंपल्सरी इन दिस स्केड्यूल। मैं आपकी बात नहीं समझा, जरा आराम आराम से बोलिएगा, जरा थोड़ा सा ऊंचा। सर क्या हो गया है सर? फॉर एग्जाम्पल सरप्लस 16 है, कंसंट्रेट सर, 16 सरप्लस है, लॉस 14 आया, डबल एंट्री। बिल्डिंग क्रेडिट 14, सरप्लस डेबिट 14, दो सरप्लस बच जाएगा जो ट्रांसफर होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सरप्लस एग्जैक्टली 14 है, सरप्लस डेबिट 14, बिल्डिंग क्रेडिट 14। आपने बिल्डिंग पर फोकस रखना। बिल्डिंग क्रेडिट 14, सरप्लस डेबिट 14, सरप्लस खत्म हो जाएगा, ट्रांसफर की बहस खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सरप्लस 10 है, बिल्डिंग क्रेडिट 14, सरप्लस डेबिट 10, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट 4। सरप्लस जितना भी है वो इसके बराबर है, इससे कम है, इससे ज्यादा है ही नहीं। बिल्डिंग क्रेडिट 14। हाँ ब्रेकअप होना है लॉस का, डेबिट साइड पर ब्रेकअप होना है। हम इस वक्त कोई चेंजेस इन इक्विटी नहीं बना रहे। अगर चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हो तो सरप्लस के कॉलम में कितना लॉस आना है और कितना प्रॉफिट लॉस में जाना है ये यकीनन एक डिसीजन होना है। लेकिन यहाँ हम सिर्फ क्या बना रहे हैं, बिल्डिंग कॉलम बना रहे हैं, तो यकीनन ब्रेकअप मैंने करना है, जस्ट टू रिवाइज द थिंग्स, लेकिन जरूरत नहीं है। कहाँ कितना लिख लें तो बात बन जाएगी। हाँ इधर पहले लिख लेते हैं, एक मिनट सोच लेते हैं, बाद में ब्रेकअप बना लेते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है, ब्रेकअप बना लेंगे। जी बेटा वो जब जरूरत पड़ेगी फिर बना लेंगे, मूवमेंट के लिए जरूरत पड़ेगी तो बना तो लेना ही है हमने। यहां इस लम्हे अगर ब्रेकअप ना भी करें तो फिलहाल गुजारा है। ये मेरी बात समझ आ रही है सर? अच्छा रिवैल्यूएशन डेट पे एक एलिमिनेशन की भी तो एंट्री होती है सर जी, इससे फायदा नहीं है, आप लोग कंसंट्रेट नहीं कर रहे। एक एलिमिनेशन की भी एंट्री होती है, लेकिन वो यहाँ नजर क्यों नहीं आएगी आपको? ये रेंडर पे हो रही रिवैल्यूएशन, कमाल हो गया यार। बेटा ये डब्ल्यूडीवी पे लेजर करीब बन रहा है, ये डब्ल्यूडीवी पे कॉलम बन रहा है, तो वो एलिमिनेशन वाली एंट्री कब होती है? जब एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट अलहदा हो। यहाँ क्योंकि डब्ल्यूडीवी का कॉलम है तो देयरफॉर सिर्फ आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस की एंट्री लिखनी पड़ेगी। रिवैल्यूएशन अगर साल के शुरू में हो तो एलिमिनेशन की एंट्री होती है, क्योंकि साल के एंड में हो रही है। प्लीज 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 ट्राई प्लीज। रिवैल्यूएशन मैंने वर्ड लिखा, किस कॉलम में जा रहा हूं, कितना लिख रहा हूं, लॉस लिख रहा हूं या बिल्डिंग लिख रहा हूं? मैं लॉस नहीं लिख रहा, बिल्डिंग क्रेडिट लिख रहा हूं, बिल्डिंग क्रेडिट लिख रहा हूं। लॉस सरप्लस का जो भी ब्रेकअप है यहाँ इस लम्हे जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे यकीनन बताया जा रहा है कि हमने जब डिस्क्लोजर बनाने आगे जाके रिवैल्यूएशन डिस्क्लोजर, तो उसमें मूवमेंट ऑफ सरप्लस का पता होना चाहिए। तो फिलहाल जरूरत नहीं है, जरूरत तो पड़नी है, इसलिए आ जाए जरा दोबारा वर्किंग की तरफ, एक एंट्री बनवाएं जरा। जी कंसंट्रेट फुल करना है, बिल्कुल सही, आपके जहन में वर्ड आ गया है, लेकिन गेम यहाँ सीरियस है। मुझे अंदाजा है कि कुछ मिस्टेक्स आपने करनी है, मैं चाह रहा हूँ वो हो जाए ताकि बाहर निकल आए मिस्टेक्स, कहीं जहन के अंदर ही ना रह जाए। तो मिस्टेक करना गलत नहीं है, आप करें, लेकिन ट्राई जरूर करें, कोई इशू नहीं है, सही तभी होगा जब आप ट्राई करेंगे। सबसे पहले मुझे बता दें बिल्डिंग कितने से क्रेडिट, जीरो डिस्टर्बेंस काइंडली रखिएगा जी। ढूंढ के बताएं सरप्लस कितने से डेबिट।
पॉइंट 1 में चले जाए। पॉइंट नंबर 1 8.5 ढूंढना है। ये क्या है? ये ओपनिंग है और इवैल्यूएशन साल के शुरू में ही तो हो रही है। सबसे एंड में आ जाए। रिक्वायरमेंट्स ऊपर 2 लाइनें। एनुअल ट्रांसफर, एनुअल ट्रांसफर है सर। ये सरप्लस उस दिन का नहीं है जिस दिन ये लॉस आया है। ये साल के शुरू का सरप्लस है और लॉस साल के एंड में आया है। पहले इसमें से क्या होगा? क्या इस साल को ट्रांसफर होगा? और यकीनन हमारे स्केड्यूल में नहीं आना। ट्रांसफर की एंट्री बोले, ट्रांसफर डेबिट, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। चेंजेस इन इक्विटी में एंट्री आनी है। चेंजेस इन इक्विटी में एंट्री आनी है तो ट्रांसफर कर लेते हैं, इंशाल्लाह भी मसला हल हो जाएगा। 8.5 लिखें कैलकुलेटर पर, डिवाइडेड बाय एक एक स्टेप जो इस वक्त हो रहा है, ये प्लीज सीरियस लें। आइंदा ये चीजें आनी है बार बार, फिर गलत नहीं होना चाहिए। कंसेप्चुअल एरर्स ठीक करने हैं। 8.5 उठाएं कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाय लाइफ ढूंढे 20 इयर्स। और यार 20 इयर्स रिमेनिंग लाइफ, प्रॉब्लम उठा दें, प्रॉब्लम उठा दें। नहीं, लास्ट इवैल्यूएशन इशू नहीं है। लास्ट इवैल्यूएशन को इशू नहीं है। लास्ट इवैल्यूएशन को इशू नहीं है। इसको छोड़ दें, ये मैंने बोलने नहीं देना। पहले मेरी बात एक जस्ट एक मिनट। 240 ढूंढना। जब 240 उठाया और डिवाइड बाय 20 किया, उस वक्त तो आपने कोई इतराज नहीं उठाया, वो भी तो गलत हुआ। नहीं, नो नो नो, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या यहाँ भी स्ट्रेट लाइन ही होना है? वो स्ट्रेट है, ये रिड्यूसिंग है। अगर वहां स्ट्रेट है तो यहाँ भी स्ट्रेट है। स्ट्रेट सीधा रखें। 240 डिवाइडेड बाय 20 में प्रॉब्लम क्यों नहीं है और 8.5 डिवाइड बाय 20 में प्रॉब्लम क्यों है? वहां मेथड स्ट्रेट लाइन है, यहां रिड्यूसिंग है। यहां हो जाएगा। अगर कोई सोच रहा है तो ये 8.5 हो जाएगा, वो जो नहीं होना चाहिए। मेन इश्यू क्या है? 240 फेयर वैल्यू है और 8.5 रिमेनिंग ओपनिंग सरप्लस है। 8.5 मैंने कहा तो सबसे इंपॉर्टेंट बहस इसी पे होनी है। कंपेयर करें वो 240 के है ऊपर बिल्डिंग और इस 8.5 में क्या डिफरेंस है? क्या जब भी कभी लास्ट इवैल्यूएशन हुई थी, हमें नहीं अभी पता, वो पता चल जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी, तो उस वक्त एसेट बिल्डिंग 240 पे आई थी। मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता हूं? डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज हुई होगी, वो अलहदा आ रही है, वो अलहदा 36 अलहदा आ रहा है। ये 36 ढूंढना जरा। ये 36 क्या लास्ट इवैल्यूएशन के बाद से लेके फर्स्ट अब तक की नहीं, 1 जनवरी 18 तक की क्यूमुलेटेड है। जब भी कभी लास्ट इवैल्यूएशन हुई होगी तो एलिमिनेशन होगी पुरानी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की। क्या ये 240 पे फर्दर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है? तो 240 फेयर वैल्यू अलहदा है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अलहदा है। तो फेयर वैल्यू इज टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कब गिनते हैं? हर साल। एक स्टार आया था नीचे जाए, क्या ये जब लास्ट इवैल्यूएशन हुई है तब गिनी थी? और तभी गिननी चाहिए थी। क्या हर साल दोबारा गिननी है? अब हम कब गिनेंगे? जब रिवैल्यूएशन कर लेंगे तो फिर एक रिमेनिंग हमें गिननी पड़ेगी। 8.5, अब जरा आ जाए 8.5 पे। ये टोटल सरप्लस नहीं है जो उस वक्त आया था, ये वो रिमेनिंग सरप्लस है जो इस साल के शुरू पे पड़ा है। कुछ बात में नहीं समझ रहे? ये आप वो काम करना चाहते थे अक्सर और कर भी रहे होते थे पिछले सालों में, जिससे मैं रोकता था। रिमेनिंग सरप्लस डिवाइड बाय 20 होना है, या जो ओरिजिनल सरप्लस था उसने डिवाइड बाय 20 होते जाना था। So this is not the total surplus which was at the time of last evaluation. मसला क्या है? कैलकुलेटर पे लेके 240 क्या है? 240
डिवाइड बाय करें 20, 12 की जरूरत है मुझे सिर्फ। 12 क्या है? पर एनम डेप्रिसिएशन। 36 ढूंढने जरा कहीं। 36 क्या है? 36 कितने सालों की क्यूमुलेटेड? 3 सालों की क्यूमुलेटेड। क्या साल के शुरू से लेके पीछे का जाए? 3 साल ऑलरेडी गुजर गए थे हमारे साल के शुरू तक। हमारे साल के शुरू तक 3 साल कैसे पता चला मुझे? 12 पर एनम 36 एक्यूमुलेट हुआ हुआ है। 3 साल गुजर गए हैं। अब 8.5 दोबारा देखें। क्या 8.5 3 साल गुजरने के बाद ब्रॉड डाउन बैलेंस है? ये टोटल सरप्लस नहीं एग्जामिनर ने दिया हमें, ये ब्रॉड डाउन सरप्लस दिया हुआ है। क्या ये 8.5 3 साल ट्रांसफर होने के बाद बचा है? क्या ये 17 साल का रिमेनिंग सरप्लस बचा हुआ है? 17 साल कहां से बीच में आ गए हैं? टोटल सरप्लस कितना था? सॉरी, टोटल कितने साल लाइफ के थे? 20 साल में से कितने गुजरे हुए हैं? ये साल के शुरू की बहस कर रहा हूं मैं। साल के शुरू तक कितने साल गुजरे में? तो साल के शुरू पे रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? तो ये रिमेनिंग सरप्लस है, इसलिए रिमेनिंग सरप्लस रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड होगा या रिमेनिंग सरप्लस टोटल 20 ईयर्स पे डिवाइड होगा। हमने हमेशा वर्किंग कैसे की है? मैं हमेशा कैसे कहते रहा, जिस बेस पे डेप्रिसिएशन उसी बेस पे सरप्लस ट्रांसफर करते जाएं। लेकिन किस सरप्लस को? रिमेनिंग सरप्लस को या टोटल सरप्लस को? हमारा प्रॉब्लम अब क्या है कि हमें टोटल नहीं दिया हुआ है, हमें रिमेनिंग दिया हुआ है। एक छोटा सा सेंटेंस 8.5 के साथ लिखें जरा। 8.5 सर्कल लगाएं सवाल में। दिस इज द remaining surplus after this is the remaining surplus after 3 years of last revaluation। बाकी ठीक है, सेंटेंस आपका अपना भी हो सकता है, लेकिन ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन मैं जरूर लिखना चाह रहा हूं। दिस इज द रिमेनिंग सरप्लस आफ्टर 3 years ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन। 1 जनवरी 18 से आगे इसने अब रिमेनिंग 17 सालों में ट्रांसफर होना है या 20 सालों में रिमेनिंग ट्रांसफर होना है? वर्किंग असूलन कैसे होनी चाहिए और करनी कैसे पड़ रही है, इसमें डिफरेंस है। असूलन कैसे होनी चाहिए? टोटल सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ विच वाज काउंटेड ऑन रिवैल्यूएशन डेट, लास्ट रिवैल्यूएशन डेट। लेकिन मजबूरी क्या है? 8.5 टोटल गिवन नहीं है, रिमेनिंग गिवन है 3 साल बाद। इस 8.5 ने 1 जनवरी 18 के बाद 1 जनवरी 18 से आगे कितने रिमेनिंग सालों में ट्रांसफर होना है? क्या मैं कह सकता हूं इसके अंदर 17 सालों का रिमेनिंग सरप्लस है? क्या मैं टोटल अब फाइंड आउट कर सकता हूं? हर एंगल से मेरी बात सुननी है। अब 8.5 लिखें कैलकुलेटर पे। सबको पता है ये 17 ईयर्स का सरप्लस है। क्या मैं टोटल निकाल सकता हूं? कैसे कैसे? डिवाइड बाय 17 इंटू 20 करें जरा, एक सेकेंड। 10 क्या आया? 10 क्या आया? आपने अपनी वर्किंग की, मैंने अपनी की है। मैं हर एंगल से बताता हूं। पहले कर ली 8.5 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 10 इंटू 20 करें, इंटू 20 करें। 10 क्या निकाला मैंने? किस दिन? जब लास्ट कभी रिवैल्यूएशन हुई होगी तो हमारी वर्किंग कहती है 10 सरप्लस होना चाहिए। इस 10 को जरा एक मिनट डिवाइड करें 20। अब ये 10 क्या है और 20 क्या है? टोटल सरप्लस डिवाइड बाय 20। हर साल ट्रांसफर होना चाहिए था 0.5 मिलियन अगले 20 साल।
अब दोबारा लिखें कैलकुलेटर पे 8.5 डिवाइड बाय कर दे 20, डिवाइड बाय 20। अब क्यों गलत है? ये रिमेनिंग सरप्लस है, देयरफॉर इट शुड बी डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। एक सेकंड करें 17, तो या किसको किस पे डिवाइड करें और या फिर मजबूरन किसको किस पे डिवाइड करें? या तो टोटल को रिमेनिंग लाइफ जो गिनी थी उससे डिवाइड करते जाएं, या मजबूरन रिमेनिंग सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ ऑफ 1 जनवरी 18 से डिवाइड करें। असूलन हमेशा कैसे करें? लेकिन अगर रिमेनिंग गिवन हो तो रिमेनिंग डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ जो उस दिन रहेगी उससे वर्किंग करनी पड़ेगी। मैं आई होप कोई कुछ समझा पा रहा हूं। दिस इज नॉट द टोटल सरप्लस, इट इज द रिमेनिंग सरप्लस ऑन 1 जनवरी 2018। तो यहां से ऑनवर्ड्स इससे रिमेनिंग कितने सालों में ट्रांसफर होना था? हाँ, जरा वर्किंग कंप्लीट करें। मेरे अलावा इस किसी को समझ आई हुआ क्या? क्या क्या समझ हमें भी नहीं आया। एक सेंटेंस लिखे जरा आके, थोड़ा एक्सप्लेन कर जरा। रिमेनिंग, या रिमेनिंग के बजाय एक सेकंड जस्ट अ मिनट, रिवैल्यूएशन सरप्लस एज ऑन 1 जनवरी 18 was 8.5 मिलियन। ये थोड़ा एक्सप्लेन कर लें, आपको रिवाइज करना पड़ना। इट इज आफ्टर 3 years of last evaluation। कंफर्टेबल है 3 years? कंफर्टेबल है सर? ये 3 years कैसे पता चले हमें? नहीं, वर्किंग की है ना, बताएं वर्किंग क्या की थी? 3 years तक कैसे पहुंचे हम? फिगर्स 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 फिगर्स, नो नो, 240 डिवाइड बाय 20, यहां से तो आया 12, 12 क्या निकाला? पर एनम पर एनम पर एनम पर एनम। फिर क्या किया? 36 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डिवाइड बाय 12। 3 years गुजर गए हैं या गुजरने हैं? टोटल लाइफ किस दिन? लास्ट इवैल्यूएशन डेट माइनस 3 years या 20, टोटल लाइफ 20 years पास्ट ईयर्स, गुजरे हुए साल 3, रिमेनिंग लाइफ एज ऑन 1 जनवरी। मैंने तो कहा था रिमेनिंग लाइफ कब और कब गिननी है? नो नो नो, दो बातें की है मैंने, रिवैल्यूएशन डेट पे और एस्टिमेट के चेंज होने पे। तो मैं 1 जनवरी पे गिनना शुरू हो गया हूं, मजबूरन गिन रहे हैं, वरना कब और कब गिननी चाहिए? क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई हमें कि रिमेनिंग लाइफ गिननी पड़ी है? रिमेनिंग सरप्लस अवेलेबल है तो मजबूरन ये हो रहा है। असूलन क्या होना चाहिए था? हमारे पास टोटल सरप्लस होता, जिस तरह 240 टोटल एसेट है, हम डिवाइड बाय 20 करते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपको बड़ा करना चाहता है। आपको होपफुली बच्चों वाली एडजस्टमेंट थी, आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूं। फाइनल स्टेप अभी रहता है। ये 17 क्या निकला? अब क्या करें क्या करें क्या करें? ट्रांसफर ऑफ सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस कौन सा साल? इन 2018। फाइनल बताइए वर्किंग कैसे करूं? 8.5 डिवाइड बाय, या 10 डिवाइड बाय 20 कर लें। 10 है ही नहीं, 10 का है सवाल में। हाँ, या वो करके कर लें, लेकिन 10 भी बनाना पड़ना है। तो रादर देन के 10 बनाए,
8.5 ले लें, लेकिन डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ 17 ईयर्स में। या प्लीज किसको किससे डिवाइड करें, या किसको किससे डिवाइड करें? टोटल को टोटल रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें, या रिमेनिंग को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से डिवाइड करें। जी व्हाट इज 5.5? तो फाइनली बताएं, जिस दिन रिवॉल्यूशन लॉस आया उस दिन सरप्लस बचा कितना हुआ है? 8 अब कहां से आ गया यार? सही कह रहे हैं अब यार, 8.5 था, 0.5 इस साल ट्रांसफर है, रिमेनिंग कितना बचा? 8, और कितना फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा होगा? प्लीज कितना जा रहा होगा? अच्छा, ये रिवर्सल ऑफ लॉस वाली सिचुएशन नहीं है, एक आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट भी होती है, ये सरप्लस के बाद लॉस आया हुआ, वो वाली बात नहीं है। कौन सी वाली बात वैसे नहीं? अगर आप चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हो तो कौन सी फिगर किस कॉलम में किस तरह आएगी? हाँ जी, अगर वो बात करनी तो वो भी हो सकती है। मैं इस एंट्री की बात कर रहा हूं, इस एंट्री में कौन सी फिगर चेंजेस इन इक्विटी में किस किस कॉलम में कैसे आएगी? मेरी इस बात का इतना लंबा जवाब, या अल्लाह मौला, सिर्फ सरप्लस की फिगर सरप्लस के कॉलम में 8 नेगेटिव आएगी, वो तो रिटेन अर्निंग तो नीचे वाली आएगी ना। 4 ये 6 कहां जाएगा? अगर आपका प्रॉफिट गिवन होगा तो प्रॉफिट ठीक करते हुए, अगर ये एडजस्टमेंट पहले नहीं है, आप 6 वहां से माइनस करके प्रॉफिट को ठीक करके अपनी चेंजेस इन इक्विटी में लेके आएंगे। और बिल्डिंग ने चेंजेस इन इक्विटी में नहीं आना, बिल्डिंग ने अपने स्केड्यूल में 14 माइनस होना है। ओके है सर? ओके है सर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी कंफ्यूजन? क्या हमारे पास टाइम है सर? यस सर, यस सर। मैं नहीं बताना है सर, ये मैं नहीं बताना सर। आपको क्या पता, आप तो पढ़ने में मशगूल हैं, आपको क्या पता? टाइम बेस्ड स्टडी तो की नहीं कभी, सिर्फ मोबाइल तो वैसे निकाला, चेक किए कि है भी कि नहीं। नहीं इंपॉर्टेंट, मतलब महंगा है, बाजी के पैसों का है, तो एहतियात तो है ना यार, इधर ही है कि नहीं है। बस ये चेक किया, वापस हो गया, अल्लाह का शुक्र, हाथ में ही था लाके, चेक इधर उधर किया, अल्लाह का शुक्र है, साथ वाले ने कौन सा लिए। सर स्केड्यूल पूरा होने लगा सर, आपको पता है सर? हो जाना सर इसने गरीब में। जी सर, जी सर। ना पढ़ाई को दिल, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई को दिल कर रहा था, करेगा, और इंशाल्लाह करेगा भी, और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहा है। ये तो मैंने अपने लिए कहा था यार, आप मेरे सेंटेंस को पूरा करना शुरू हो गए। जी सर, किधर पहुंच गए सर, किधर पहुंच गए? क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट, ये हुई ना बात। क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट, जी सर फिगर बताएं। 178। ये कैलकुलेटर हाथ में जी, बोर्ड से फिगर अज्यूम होके नहीं आ रही, प्लीज सॉल्व। अपने रजिस्टर से फिगर्स ढूंढ के सॉल्व करें। 204 से शुरू किया आपने, 204 माइनस माइनस, क्या वैसे 178 सही फिगर आई है? कैसे 178 का ही रह गया है? ये आगे 170.56, आगे 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 691.48, क्लोजिंग टोटल 1040.04 मेरा ख्याल है ये। हाँ जी, 14 लेस रिवॉल्यूशन में भी आएगा, और तो नहीं कुछ रहेगा टोटल में, ये टोटल के कॉलम में 14 रह गया था जी मेरा। अभी प्लीज गेम खत्म नहीं हुई, मजा तो अब आना है। गेम ऑन हुई हुई है, ठीक है ठीक है, सेंटेंस मेरा पहचान गया।
लेकिन ऑफ करके जाना कहीं ऑन ही ना रह जाए, कहीं चार्जिंग ही ना खत्म हो रही इस गेम की। कल इंशाल्लाह दोबारा ऑन करेंगे। प्लीज नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग। कौन सी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्लोजिंग। ये चैलेंज है सर एक। फुल कंसंट्रेट बिल्डिंग। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्रॉस कैरिंग अमाउंट हियर? अलहदा अलहदा, अब अलहदा अलहदा लेजर दोबारा जेहन में लाने पड़ने। अलहदा अलहदा लेजर, बिल्डिंग का लेजर जेहन में लाएं। अगर अलहदा बन रहा हो बिल्डिंग का लेजर, तो व्हाट शुड बी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट? 178 ही होगा। रीजन, साल के एंड पे रिवैल्यूएशन हुई है। साल के एंड में रिवैल्यूएशन हुई कि आफ्टर रिवैल्यूएशन एसेट के लेजर में, एसेट के अलहदा लेजर में 178 बन गया होगा, बन गया होगा, बन गया होगा। अच्छा एक सेकंड आगे रहने दें, आगे जरा टफ है, वो आप घर से सोच के इंशाल्लाह आएंगे। एक क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताएं बिल्डिंग की, अगर अलहदा लेजर बन रहा हो। जीरो हो गई होगी। वो कैसे जीरो होगी? नहीं, ट्रांसफर नहीं, एलिमिनेट हुई होगी। अलहदा लेजर अगर है तो एलिमिनेट हुई होगी। और इस साल की फिर चार्ज भी तो हुई है। चार्ज पहले हुई है, एलिमिनेट बाद में हुई है। ढूंढ के बताया, अगर अलहदा लेजर बन रहा हो, ढूंढे ढूंढे कितना टोटल एलिमिनेट हुआ होगा। ढूंढे ढूंढे ढूंढे, नो 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 नो, 48, 36 प्लस 12, 48 ईयर एंड में रिवैल्यूएशन हुई। तो वाई डैश ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एंड फाइनली क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट 178 ही बन जाएगी। अच्छा बेटा, ये जो क्वेश्चन है, इससे पहले ये यहां तक इकट्ठे हो जरा। इक्विपमेंट के कॉलम में, बस काइंडली 1 मिनट और, इक्विपमेंट के कॉलम में आप ग्रॉस कैरिंग अमाउंट चाहिए और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। अब यहां आपको कोई ना कोई अलहदा लेजर्स की वर्किंग करनी ही पड़नी है। एसेट अकाउंट में कितना आ रहा होगा एंड में, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना एंड में आ रहा होगा, ये वर्किंग आपके सामने होगी, तो तभी ये सही डिसीजन हो सकता है। हो सकता है सर। तो यहां से ऑनवर्ड जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, ये मैं फिर जरा होमवर्क रखना चाह रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह कल डिस्कस करूंगा, लेकिन इंडिविजुअली सोचने की जरूरत है। वैसे क्या बताया मैंने प्लीज, किस किस का? ऊपर तो हम WDV पे सोचते आए हैं, लेकिन अब अलहदा लेजर्स इस सेम डेटा से अगर आप सामने रख लेंगे तो इंशाल्लाह ये फिगर जरा इजीली समझ आ जाएंगे। सेकंड, इसके बाद कुछ डिस्क्लोजर्स भी रहते हैं। जो कुछ डिस्क्लोजर्स है लाइक डेप्रिसिएशन रेट, मेथड, उसमें मेरा काइंडली टाइम वेस्ट नहीं करवाना है। मैं अपना टाइम सिर्फ वेस्ट करूंगा फर्दर जो रिवैल्यूएशन डिस्क्लोजर्स है। रिवैल्यूएशन डिस्क्लोजर्स में एक कैरिंग अमाउंट होती है कॉस्ट मॉडल, उसके अलावा बाकी आपको कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट पेज देखें जरा। नेक्स्ट पेज पे कुछ आंसर से हेल्प भी हो जाएगी आपको, लेकिन सिर्फ मेरे लिए काइंडली कौन से डिस्क्लोजर छोड़ने हैं आपने? रिवैल्यूएशन से रिलेटेड भी कौन सा? कैरिंग अमाउंट एट कॉस्ट मॉडल वाला। बाकी मेरा ख्याल आप ट्राई कीजिएगा, बाकी आप कंप्लीट कर सकते हैं।